जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और आज 10 फरवरी है और मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से। संगत जी, मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार का दिन है और मुझे गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना था। शायद किसी संगत जी को इस शुक्राना सत्संग की ज़रूरत हो। संगत जी, बहुत दिनों से मेरे को मैसेज आ रहे थे, लगभग 15-20 काफ़ी दिनों से, 15 दिन पहले से संगत जी, कि बेटा तेरे ना बेटे पे कोई संकट है, तेरे बेटे पे कोई संकट है। तो कुछ उपाय बताए थे संगत जी गुरुजी ने और मैं ना थोड़ी सी इग्नोर कर रही थी। उपाय कुछ होते हैं, कई बार नहीं कर पाते संगत जी। कुछ उपाय तो ऐसे होते हैं कि जैसे कई बार होता है ना कि हनुमान जी के मंदिर में लौंग, नींबू काट के लौंग लगाना, वो फिर मतलब होता है ना कि कई बार मंदिर में भी लोग ना वहम करने लग जाते हैं। फिर एक उपाय था संगत जी की 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, वो मैं कर रही हूँ संगत जी। तो और सच में संगत जी, मेरा बेटा सच में कई दिनों से बहुत ढीला है, बहुत मतलब पहले तो कई दिन तो उसको भूख ही नहीं लग रही थी। ऐसे उसके साथ बहुत कम होता है संगत जी कि वो खाना फिनिश करके ना आए, मतलब वरना वो अपना टिफिन कर ही देता है, बोल देता है मम्मा मुझे, बल्कि पहले कहता था मम्मा, मतलब कर लेता है वो फिनिश, वो है इतना वो नहीं करता। लेकिन काफी दिनों से जो है संगत जी, वो अपना खाना पूरा नहीं खा के आ रहा था, ऐसे टिफिन छोड़ के ले आ रहा था, कहता मुझे भूख ही नहीं लगती। और जब से मुझे वो मैसेज, मैं उस मैसेज को फिर मैं समझ तो रही थी कि गुरुजी का मैसेज भी आया है मुझे और कुछ है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। फिर संगत जी, कई दिनों तक तो यही होता रहा, मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ऐसे ये बच्चा है, खेलता है कूदता है, कई बार पानी वानी बच्चे पी लेते हैं ज्यादा, तो उस वजह से अब पिछले 5-6 दिनों से संगत जी उसको इतनी ज्यादा कफ हो गई है, इतनी ज्यादा, और समझ ही नहीं आया, एकदम से ही हो गई है। मतलब इतनी दवाई भी दे ली पर वो ठीक नहीं हो रही है और गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि बेटा तेरे बेटे पे संकट है, संकट है। तो पहले तो मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, गुरुजी प्लीज, अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ संगत जी, जो भी ये ब्लैक मैजिक करने वाले हैं आप प्लीज इनको दंड दो। प्लीज, एक छोटे से बच्चे ने इनका क्या बिगाड़ा है। और संगत जी, तो पहले तो मैं कहती हूँ गुरुजी प्लीज आप मेरे बच्चे को ठीक कर दो, बहुत हो गए। और एक्चुअली मैं अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ कि मैं, मेरी लाइफ में मतलब जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं। मैं, मेरे मतलब मेरे संगत जी, बहुत सारे ब्लैक मैजिक होते हैं मेरे ऊपर, क्योंकि मैं 2-3 जगहों पे अकेली टारगेट हूँ। मेरी फादर पापा की तरफ से भी मैं अकेली हूँ, मेरे इन लॉज की तरफ से भी। तो लोगों की, मैं वो कहते हैं ना कि मेरी माई की फैमिली में भी मैं ही रह गई हूँ, मेरी मम्मी और मैं, और ससुराल की तरफ भी मैं अकेली बहू हूँ, तो उस वजह से वहाँ के लोग भी मुझे बहुत टारगेट करते हैं। और अब मेरा बच्चा है तो वो सबसे, कहते हैं ना बच्चों पे तो ज्यादा नजर रहती है, तो अब मेरे पे नहीं चल रहा है उनका, तो अब वो मेरे बच्चे पे लगा रहे हैं। तो संगत जी बहुत परेशान कर रखा है इन लोगों ने। तो अभी ना संगत जी, मैं बस पहले तो मैं कहती हूँ गुरु जी, बस अब जो भी ये ब्लैक मैजिक करते हैं इनको कड़ा दंड दो। तो संगत जी हुआ कि मेरे को ना मैसेज आया कि तेरे ससुराल की तरफ से तो औरतें हैं जो तेरे बेटे पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। अब संगत जी, पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरे ससुराल की तरफ से कौन हो सकता है, क्योंकि ना संगत जी मैं अकेली बहू हूँ, तो ना ही कोई मेरे मतलब हस्बैंड के भाई बहन कोई नहीं है। तो और इनकी फैमिली, जो मेरे हस्बैंड की, मेरे अंकल जी की फैमिली है, ये अलग रहते हैं। मतलब मेरी मदर इन लॉ एक वर्किंग है, तो उनको गवर्नमेंट जो क्वार्टर मिला हुआ था, तो गांव को तो है ही नहीं, अलग रहते हैं, किसी से इतना मेल जोल है नहीं कि जो मतलब
मेरे बेटे से इस तरह की वो करे। और मैं क्या सोच रही थी संगत जी कि मेरी मदर इन लॉ एक पढ़ी लिखी औरत है, वो शायद ऐसी चीज़ें ना करती हूँ, क्योंकि जो उनकी तरफ की फैमिली है, मेरी मदर इन लॉ की तरफ की, वो भी मतलब उसकी सब सिस्टर वगैरह सब पढ़ी लिखी है, जॉब्स वगैरह करती है। तो मैं सोचती थी कि वो इन चीज़ों में नहीं है। तो मैं बार बार सोच रही कि यार ये कौन हो सकती है ऐसा, ससुराल की तरफ से तो कोई नहीं हो सकता। सॉरी संगत जी। तो मैंने संगत जी वो चीज़ इग्नोर कर दी। फिर मेरे पास मैसेज आया, सत्संग आया संगत जी, मैंने कि बेटा तेरे ससुराल की तरफ से 2 औरतें और 1 आदमी है। और मैंने वो भी थोड़ा सा, तो क्या हुआ संगत जी, एक दिन ना मेरे बेटे को भी बीमार होने से पहले मुझे रात में मेरे हस्बैंड की जो मासी जी है वो सपने में दिखी। और मुझे वो तो याद नहीं कि वो क्या कर रही थी, लेकिन वो मुझे सपने में दिखी। और फिर वो सपने में दिखी मुझे, तो मैं समझ नहीं पाई कि मुझे वो सपने में क्यों दिखी हैं। तो वो संगत जी अगले दिन सुबह सुबह जो सबसे पहला सत्संग मेरे फोन में आया, उसमें भी वही चीज फ्लैश हो रही थी कि तेरे ससुराल की तरफ से 2 औरतें हैं जो ब्लैक मैजिक कर रही हैं। अब संगत जी मैंने जब वो सत्संग खोला और सॉरी संगत जी, सॉरी संगत जी। अब मैंने जो जब वो सत्संग खोला, तो मैंने उसमें वो आंटी जी बता रही थी कि उनकी जो ससुराल में उनकी जो हस्बैंड की जो मासी थी, उनकी मासी सास थी, वो उनको बड़ी परेशान करती थी और बहुत उल्टा सीधा बोलती थी। और कहती मेरे गुरुजी ने उनको भी मैसेज किया था कि मैसेज आया था कि उनसे दूर डिस्टेंस बना के रखना है, तुम्हें कम से कम जाना है। और साथ में उसकी तो संगत जी मेरे दिमाग में एकदम से बात आ गई कि मुझे गुरुजी ने पहले ही ये बात बता दी। सच में संगत जी ये सच में है कि मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड अकेले हैं और मेरी जो मदर इन लॉ है वो अच्छी जगह एक अच्छी नौकरी पे है। और उनकी जो सिस्टर है, वैसे वो 4-5 बहनें हैं, लेकिन जो एक सिस्टर है उसका हस्बैंड नहीं है। और जब उसके बच्चे बहुत छोटे थे तभी उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया था। तो क्योंकि बच्चे छोटे थे तो मदर इन लॉ ने जैसे कि भाई चलो इसके बच्चे छोटे हैं, तो बहुत सपोर्ट करती थी उसको। अब वो सपोर्ट इतना करती थी कि वो कहते ना कि जिसको आप कहते ना कि एक कहावत है कि जिस जो बोग है ना, कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा करने जाओ लेकिन उसका मतलब अच्छाई का जो है कि वो जमाना रहा नहीं। अब मेरी जो मदर इन लॉ ने वो उस घर में वो ऐसे आती थी, उनकी वो सिस्टर जैसे वो उस घर की बेटी हो, वो इस तरह से उसके बच्चे वो इस तरह से रहते थे। क्योंकि वो मकान उसको मिला हुआ था मदर इन लॉ को, तो वो पूरा हक जमाती रहती थी। मतलब हम कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि वो उसका सरकारी क्वार्टर था। तो उसके जो रिश्तेदार थे, चलो वो तो सबके ही आते हैं संगत जी, हम ऐसा नहीं कहते, लेकिन एक होता है ना कि चलो एक जो कोई घर की बेटी हो, बहू हो, उसका एक अलग वो होता है घर में। और अगर रिश्तेदार है वो रिश्तेदारों की आए, लेकिन वो ऐसे नहीं रहती थी, उसके बच्चे भी नहीं, वो ऐसे रहते थे जैसे वो उस घर की बेटी है, वो उस घर के दोते हैं, वो जो बच्चे हैं दोते दोती हैं जो भी हैं। तो मेरे जाने से संगत जी उसको प्रॉब्लम हो गई। उसने कभी मुंह से खुल के तो नहीं बोला, पर उसने हमारे बीच बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करवाई है। तो संगत जी मेरी नेचर ऐसी है ना कि मैं बहुत साफ नेचर की हूँ, मुझे किसी से कोई लालच नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है, मैंने काफी सालों तक मदर इन लॉ से अच्छे से बना के कोशिश की कि चलो उनकी कोई वो बेटी नहीं है। पर वो जब उनकी सिस्टर की बात आती थी ना संगत जी, कई बार उन्होंने बातों बातों में ये बात बोली कि अरे वो जैसे अपनी भाभी के लिए बोला कि वो तो बाहर की है, ये तो मेरी बहनी है, वो तो बाहर की है। तो मेरे को लगा कि शायद वो मुझे भी ऐसे ही सोचती होगी कि ये तो बाहर से आई है,
की तो बहू है और वो मेरी बहन है, तो मैं संगत जी मैं पीछे हट गई। मैंने कभी उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया। वो उनको बहुत पूरा घुमाना फिराना, उनको ले लेके शॉपिंग भी करवाना, सब कुछ करती थी। और जबकि मेरे अंकल जी और हमारे लिए कुछ नहीं करती थी, बहुत कम करती थी। तो संजय जी हम लोगों ने बहुत सालों तक वो करते रहे, लेकिन फिर काफी टाइम के बाद मेरे फैमिली में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। मैंने बताया था कि मैं 5-6 साल पहले मेरा भाई एक्सपायर हो गया। तो फिर मुझे अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वहाँ मैंने सब कुछ देख लिया था उस घर में रह के, मेरे पास मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं थी वहाँ पे। मैं एक मेरे साथ ऐसा बिहेव होता था संगत जी कि मैं गिलास भी उस घर में अपनी मर्जी से कहीं नहीं रख सकती थी। मतलब क्योंकि मेरे फादर ने जिंदगी में किया कुछ नहीं था, उसने उसने बैठ के ही खाया, और सारी जो भी मेहनत की है नौकरी की है वो उनकी वाइफ ने की है। और जब एक औरत सब कुछ बनाती है तो वो फिर वो होता है ना कि एक आदमी सब शायद जब करता है तो वो फिर भी नहीं बोलता। जैसे हमारे घर में मेरे पापा कमाते थे, तो उन्होंने कभी हमें ये रियलाइज नहीं किया कि मैं कमा रहा हूँ, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, मैं ये हमने कभी नहीं सुना मेरे मायके की तरफ। लेकिन मेरे पापा ने कभी हमें ऐसी बात बोली हो। लेकिन ससुराल में जाके ये चीजें मैंने बहुत फेस की है, बार बार ये बात सुनना कि तुम लोगों को कुछ ऐसे खिला रहे हो, मतलब जलील करके, तो जो मुझे बहुत पिंच होती थी। मैंने अपने अंकल जी को बोला कि यार अगर आपकी मदर ऐसी है तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं। मेरे अंकल जी एक प्राइवेट नौकरी करते थे, तो उनके फादर ने कभी कुछ किया नहीं, तो उस वजह से जो उस टाइम पे मतलब ये तो अंकल जी तो मेरे बच्चे थे उस वक्त पे, तो उसका फादर ही काम करके कुछ कर सकता था, उसने किया नहीं। तो उस औरत ने नौकरी की, सब कुछ कमाया, तो भाई वो तो अपने रिश्तेदारों को अपनी बहन को सबसे आगे रखेगी। तो जब मेरे भाई एक्सपायर हुआ उसके बाद हम ने डिसाइड किया कि ठीक है, मेरे मम्मी पापा जानते थे मेरी उस घर में क्या है, तो उन्होंने कहा बेटा आप इधर आ जाओ, अब आप हमें देखो, जब वहाँ आपकी कहते ना कि वैल्यू ही नहीं है, आपकी कदर ही नहीं है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है। बहुत सह लिया। तो पिछले 8-10 साल मैं बाहर रही हूँ, 10 सालों में मैंने सब देख लिया। तो समझिए हम वहां से आ गए। उन्होंने नहीं हमें रोक कुछ बोला, क्योंकि शायद उनकी बहन के साथ उनका पहले ही वो था। अब मैं अलग आ चुकी हूँ, मेरा कोई मतलब भी नहीं है। अब पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं संगत जी। अब उनकी जो सिस्टर है वो मेरे बच्चे पे भी कर रही है और मेरे पे भी कर रही है, ताकि हम रास्ते से हटें। और उसकी बहन जो है वो अपने उसके लड़के हैं, वो उनको अपना सब कुछ दे या नहीं, जो भी दे मुझे नहीं पता। तो संजय जी मतलब गुरुजी का जो मैसेज आया मुझे, मैं हिल गई। मैं उस तरफ सोच भी नहीं रही थी। मैं उनको ऐसे समझती थी कि ये तो पढ़े लिखे होते, पर सच में संगत जी आज के जमाने में पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। लोग अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए कितना भी गिर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लोगों में बिल्कुल दया नहीं है, उनका मन में कोई वो नहीं है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। खैर उसमें तो गलती उसकी भी है जो मतलब किसी को इतना शेयर दे रहे हो कि आप अपने बच्चों को उस घर में उतनी वैल्यू नहीं दे रहे हो, और उसके सामने आप उनको कहते हो कि उन जो बाहर से आए हैं उनको बोलते हो तुम्हारा घर है पूरे हक से रहो, तुम्हारा घर है पूरे हक से रहो। तो वो तो अपना हक समझे नहीं, और जो घर के लोग हैं वो तो बाहर वालों की तरह ही रहेंगे। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता संजय जी। मैंने कभी मैं अलग हो गई, मैंने अपनी जिंदगी को अपनी मेहनत से, मैंने अपने अंकल जी से बोला हम खुद मेहनत करेंगे, हम अपनी लाइफ अपने अपने हिसाब से बनाएंगे। लेकिन आज मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब उस औरत को हमसे क्या मतलब है, क्यों वो मेरे बच्चे पे मेरे पे ऐसे काम कर रही है। तो बहुत बहुत मतलब ऐसी ऐसी चीजें गुरुजी दिखाते हैं जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते संगत जी। इतना क्लियर मैसेज मुझे दिया गुरुजी ने कि मुझे वो सपने में आई, और मुझे याद नहीं वो क्या कर रही थी। तो संगत जी अगले दिन, क्योंकि कई दिनों से मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था, पिछले 10-15 दिनों से वो उसको भूख नहीं लग रही थी, और जबकि वो पार्क में खेलता वेलता अच्छे से खेलता कूदता है। और उसके बाद
हमेशा चिड़चिड़ा रहता था। मुझे समझ तो आ रहा था कि कुछ नेगेटिविटी है, लेकिन क्या है वो समझ नहीं आ रहा था। अब फिर जब वो बिल्कुल ही बीमार पड़ गया तो गुरुजी का मैसेज भी आया संगत जी। फिर जब मैंने वो सत्संग सुना, उसमें वो आंटी जी बता रहे थे कि उनके जो हस्बैंड की मासी जी हैं वो उन पे कुछ करती हैं और उनकी सास के साथ मिलके, और क्योंकि उन्होंने बताया था उस सत्संग में कि एक बड़ी उम्र की औरत है, एक उनसे छोटी उम्र की, तो वो सही है कि मतलब सास वो एक बड़ी है, बुढ़ी है, और वो छोटी है उनसे एज में कई साल। तो और अब लगता है कि शायद उनके हस्बैंड भी उनके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं मेरे बच्चे को, ताकि हो सकता है उनके दिमाग में हो कि अंकल जी की और शादी करे या जो भी हो, पर मुझे नहीं पता। पर मेरे गुरुजी मुझे सारे पिक्चर दिखा देते हैं संगत जी, सब कुछ दिखा देते हैं। पर जब ये लोग नेगेटिविटी भेजते हैं ना, तो हम सत्संग सुन नहीं पाते, हमारा दिमाग ही काम नहीं करता, हम दूर होने लग जाते हैं गुरुजी से, और ये सब नेगेटिविटी के कारण होता है। वो हमें दूर करना चाहते हैं। और फिर मुझे अगले दिन ये मैसेज भी आया था संगत जी कि पहले सत्संग में तो ये सुना है कि ससुराल की तरफ से कौन है, फिर अगले दिन की वो बड़े मंदिर में हो आई, क्योंकि मैं जाती थी, जब मैं दिल्ली जाती थी बड़े मंदिर, तो उन्होंने मेरा मतलब उनको पता नहीं चल रहा था मैं कहाँ जाती हूँ, तो वो वहां भी हो आई, पर उनको समझ आया है नहीं, वो तो गुरुजी ही जानते हैं, मतलब इतना है उन लोगों में। और मैं तो कहती हूँ गुरुपा, आप उनको कभी माफ मत करना। मैंने कभी उन लोगों से कोई मतलब नहीं रखा, मैं हमेशा जैसे चुपचाप रही हूँ। जब मुझे उन्होंने कोई वैल्यू, मैंने कभी ये भी नहीं बोला वैसे संगत जी की हमारा कोई हक बनता है उनकी, मेरे अंकल जी की जो मदर है उनकी किसी चीज पे हमने कभी एक चम्मच की भी वहां से वो नहीं रखी है, उम्मीद रखी है, लेकिन फिर भी हमें जीने नहीं दे रहे हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ, और शायद गुरुजी किसी संगत तक ये सत्संग पहुंचाना चाह रहे हो, तो गुरुपा प्लीज 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 जिस भी संगत को इसकी जरूरत हो, आप जरूर ये सत्संग उस तक पहुंचाना और ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देना प्लीज गुरुजी। और सत्संग को करने में मेरे से कुछ गलती हुई है तो मुझे माफ कर देना। और तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और हाँ गुरुजी, मैं भूल गई संगत जी, अभी मेरे बेटे की तबीयत वैसी ही चल रही है। मैं बहुत थक गई हूँ, इतना कुछ दे लिया उस बेचारे को, बच्चा पूरी पूरी रात सो नहीं पा रहा है, पूरी पूरी रात परेशान रहता है, वो स्कूल नहीं भेज पा रही हूँ संगत जी मैं उसको कितने दिनों से। और मुझे इतना बुरा लग रहा है, वो बेचारा कुछ नहीं खा पाता है, खांसी जुकाम रहता है तो उसको कुछ नहीं दे सकते हम, कोई फ्रूट नहीं ज्यादा ठंडे दे सकते। मैं इतनी परेशान हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। पर मैं सच में कहती हूँ गुरुजी प्लीज आप ऐसे लोगों को जरूर दंड दो, इतने छोटे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है उनका, प्लीज गुरुपा उनको जरूर जरूर दंड दो आप। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।